उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया है। गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पर फैसला लिया है। इसके लिए अनुशासनहीनता और पार्टी के ही पार्षदों से लगातार विवाद को वजह बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि बीजेपी के पार्षदों से विवाद भी बना रहा। तो रुड़की के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है और गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पर फैसला लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता और पार्टी के ही पार्षदों से लगातार विवाद भी वजह बताई जा रही है। हालांकि असली वजह क्या कुछ है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ वजह बताई जा रही है जिस तरीके से बीजेपी ने गौरव गोयल को पार्टी से निष्कासित किया है? देखिए, गौरव गोयल रुड़की जो नगर निगम है उसके मेयर हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके साथ उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिछले 1-2 सालों से पार्टी ने प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को करीब 6 महीने पहले यहाँ पर जांच के लिए भी भेजा था। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट सबमिट की गई, फिर गौरव गोयल को उनको एक चांस दिया गया था कि वो सभी जो पार्टी के पार्षद हैं उनके साथ समन्वय बिठाते हुए नगर निगम का काम करें। लेकिन जब बात पटरी पर नहीं बैठी, लगातार पार्षदों और मेयर के बीच विवाद चलता रहा और मेयर को जो पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे उनका भी अनुपालन नहीं हुआ, तो लिहाजा अंततः पार्टी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं यहाँ पर कि अनुशासनहीनता और पार्टी के अंदर पार्षदों से भी विवाद की वजह बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर का दौरा किया। इस दौरान सीएम धामी रोटरी क्लब के कन्याश्री कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मेधावी छात्रों को साइकिल भी बांटी है। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है। सीएम धामी ने कहा कि रोटरी क्लब का नाम सेवा और सहायता के साथ समर्पण के लिए जाना जाता है। सहायता समर्पण एवं संकल्प के पर्याय बन चुका है और लगातार इस प्रकार के सेवा के कार्य उनके द्वारा लगातार आयोजित किए जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले लगभग 1 वर्ष का समय मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हो गया है। मैं देखता हूं कि इसमें जब तक हमारी इस प्रकार की संस्थाएं वो आगे आकर जब काम करती हैं, आगे आकर लोगों का प्रोत्साहन करती हैं, लोगों की सहायताएं करती हैं, तो समाज का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। देश का और प्रदेश का उसमें सबकी सहभागिता होना बहुत जरूरी होता है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में है, पर बावजूद इसके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते। 2 दिन की चिंतन शिविर की शुरुआत में सीएम ने यही मुद्दा उठाया और पूरे विभाग के सामने सवाल छोड़ दिया कि हालात कैसे सुधरेंगे, ये बताइए। उत्तराखंड में कुल 1,95,000 सरकारी कर्मचारी हैं और इनमें से अकेले 70,000 शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं। ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हैरानी जताते हुए देहरादून में शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में कही। 2 दिन के इस चिंतन शिविर में शिक्षा विभाग के राज्य, जिले और ब्लॉक लेवल के अधिकारी पहुंचे, जिनके सामने मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है। इस सवाल का जवाब सबको खोजना होगा है, उस पर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद जो भी उससे चिंतन और मंथन से अमृत निकलेगा, उस मंथन से हमारी छात्र संख्या भी बढ़ेगी और छात्रों का जो शैक्षिक वातावरण है वह भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में हालात कैसे सुधरेंगे इसका प्लान बताइए और प्लान 10 नहीं 1 होना चाहिए जिस पर काम भी हो सके और रिजल्ट भी दिखे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सवालों को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि ये हाल बीते 5 साल में हुआ। पिछले 5 साल में इन्हीं की सरकार थी, त्रिवेंद्र जी से लेकर के जितने हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, उससे लेकर के आज देखिए कि शिक्षा की हालत क्या है। तो इसके जिम्मेदार भी यही लोग तो हैं, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। सरकार पिछली बार भी उनकी थी, इस बार भी उनकी बन गई है।
उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की खराब हालत को पलायन की बड़ी वजह माना जाता है। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की होड़ में लोग गांव छोड़कर शहरों में दौड़ आते हैं। देहरादून में 2 दिन का चिंतन शिविर शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर हो रहा है, पर सवाल है कि जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं होंगे तो 70,000 शिक्षक आखिर किसे शिक्षा देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में फिलहाल बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। नियामक आयोग ने रेट बढ़ाने के संबंध में याचिका दी है। विद्युत निगम ने रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था और महंगी बिजली खरीदने की बात कही थी, लेकिन नियामक आयोग ने याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे भी लैंडस्लाइड के चलते बंद है। रुद्रप्रयाग के सीरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे बंद है और यहां लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर रहा है। कई सालों से सीरोबगढ़ का लैंडस्लाइड नासूर बना हुआ है और कई तरह की ट्रीटमेंट के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया है। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के बाद अब अल्टरनेट रूट खांकरा, छाती खाल, श्रीनगर रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से अभी 235 सड़कें हुई हैं, जिसमें से आज 81 सड़कें खोली गई हैं, जबकि 154 रोड जो है अब भी बंद है, जिसमें एक नेशनल हाईवे और 9 स्टेट हाईवे भी शामिल है। यार उसको पीछे भेज दो। भारी बरसात के कारण पिथौरागढ़ में 10 रोड अभी भी बंद है। इनमें एक रोड चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली है। तवाघाट, लिपुलेक रोड भी कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जबकि बंगापानी तहसील में खुमती से कालिका के बीच की रोड 15 जगहों पर बंद पड़ी है। ये रोड बीते 5 दिनों से बंद है। रोड बंद होने के कारण 2000 से अधिक की आबादी को खुद ही जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मंजूर है। रोड को खोलने के लिए प्रशासन ने टीमें तैनात की हैं, लेकिन भारी मलबा रोड पर जमा होने के कारण इन्हें खोलने में काफी समय लग रहा है। खटीमा क्षेत्र में 2 दिन हुई बारिश से फसल को नुकसान हुआ है। कई गांव में बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से किसानों की फसल खराब हो गई है। वहीं किसानों ने नदी के पानी की सही निकासी नहीं होने से खेतों में पानी भरने की बात कही है। ये लोहिया नदी है, ये आपके सामने लोहिया नदी है और इस पे कई सालों से ये पैपों वाला पुल है। मैं आज से 15 साल पहले प्रधान था, तब भी हमने लिख के दिया था। ये सभी जितने भी अधिकारी हैं सबको दे रखा है, जितने विभाग हैं। 2 दिन से इतनी बरसात हुई, जो धान हमारे ये पले हुए थे, पेड़ करा हुआ था, आज वो सब डूब गए हैं और डूबने के कारण सारा धान नीचे से गल रहा है। प्रदेश में मानसून से पहले की बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में मानसून सीजन को लेकर सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा है कि बीते साल मानसून से हुए नुकसान की भरपाई भी यही सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं सीएम धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर आश्वस्त भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उच्च स्तर पर भी इस पर पूरी नजर बनी हुई है। देखिए, गढ़वाल में सड़कें दरक रही हैं अभी से। कई जगह मौतें हुई हैं, कई जगह हादसे हो रहे हैं। और जो पिछले वर्ष, मैं कुमाऊं की बात कर रहा हूं, कुमाऊं में जहां जिन जिलों में आपदा आई थी उसमें पुनर्निर्माण के कार्य ही नहीं कर पाए। अभी हम लोगों ने आपदा को लेकर पूरे प्रदेश की बड़ी बैठक करी है और बड़ी बैठक में जो पिछले साल की आपदा हुई है उसकी भी समीक्षा की है और सभी को कहा है कि उन स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे प्रशासन को, पूरे हमारे सचिवालय स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं, सभी लोग मानसून को लेकर पूरी तरह से अलर्ट में हैं और इसकी हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब बद्रीनाथ से लौट रही यात्रियों से भरी एक बस के ब्रेक फेल हो गए। मुख्य बाजार पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। बस के ब्रेक न लगने से बस की चपेट में 4 अन्य गाड़ियां आकर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि बस में बैठे सभी 18 तीर्थयात्री सुरक्षित बच गए। बस ड्राइवर भी सूझबूझ का परिचय दिया और ब्रेक फेल होने पर बस को सड़क किनारे नाले से टकरा दिया, जिससे बस रुक गई। तीर्थयात्रियों की एक बस बद्रीनाथ से ऋषिकेश को जा रही थी, जो सामने पे खड़ी है।
तो अचानक इस ढलान पे ये अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर का कहना है कि ब्रेक फेल हो गए थे। तो ये सड़क के किनारे जो ट्रैफिक रुका हुआ था, 4-5 गाड़ियाँ वो थोड़ा डैमेज हुई हैं, जिनको हमने सुरक्षित जगह पे खड़ा कर लिया, ट्रैफिक सामान्य कर लिया है। इस पे कोई चोट नहीं है, खाली 4 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं और बाकी किसी पे कोई चोट नहीं आई है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली इलाके में देहरादून हाईवे पर एक सैन्य वाहन और पुलिसकर्मी के निजी वाहन, आपको बता दें कि टक्कर हो गई है। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है और धक्का मुक्की हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की और इस दौरान भारी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने मामला बढ़ता देख सैन्य कर्मी के वाहन को मौके से रवाना कर दिया। फिलहाल अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। तो आर्मी की गाड़ी ने मेरे को जो है पीछे से टक्कर मारी और मेरी गाड़ी का टायर भी फट गया और साइड में भी लग गई। तो मैंने जैसे उनको रोका तो उनके द्वारा जो है बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की की गई और गाड़ी जो है रोकी नहीं, ज़बरदस्ती जो है गाड़ी लेके चले गए और हमें धक्के देके जो है किनारे कर दिया। अच्छा, इस दौरान पब्लिक भी इकट्ठी हुई है? पब्लिक के भी कुछ शरारती लड़के थे, 1-2 लड़के हैं, उनके द्वारा भी बदतमीजी की गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जोरदार तरीके से छाया रहा और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और सरकार के 101वें दिन पर नई शिक्षा नीति सिलेबस उसी सहसपुर विधानसभा से लॉन्च हुआ, जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया। इसी मुद्दे को बनाकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और संयोग देखिए उसी सहसपुर विधानसभा से नई शिक्षा नीति का सिलेबस लॉन्च हुआ और उत्तराखंड प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के नाम से नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। सीएम धामी ने इसे बड़ी पहल बताया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली कांग्रेस पर सहसपुर से निशाना साधा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। संयोग है, हम लोग जो है हमेशा हमारी पार्टी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर चलने वाला है। हमने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की है। आज भी तुष्टीकरण की बात पिछले 55 सालों पर 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया है, देश पर राज किया है, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति की है। उत्तराखंड में ना कांग्रेस सत्ता में आई और ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आगे बढ़ पाई, लेकिन उसी सहसपुर विधानसभा से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब स्कूलों में योग, गीता, रामायण और पुराण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस अब कुछ कह नहीं पा रही। अपनी नई शिक्षा नीति में योग को ला रहे हैं, वेद को ला रहे हैं, गीता को ला रहे हैं, रामायण को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, गढ़वाली को ला रहे हैं, कुमाऊनी को ला रहे हैं, जौनसारी को ला रहे हैं, ताकि बच्चे को उसके चॉइस के अनुसार जो है पढ़ाई करने का मौका मिले। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, वो कांग्रेस का एजेंडा नहीं था। वो एक व्यक्ति ने कहा और उसको बीजेपी ने पूरा इनकैश किया और मोदी जी से लेकर के और सब लोग जो हैं उसी बात पे स्टैंड कर गए। उसमें जनता भागवा में आ गई, जबकि कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं था, ना हमारे मैनिफेस्टो में था। राजनीति में पूरा खेल टाइमिंग का है। चुनाव के दौरान सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे ने कांग्रेस के करे धरे पर पानी फेर दिया और उसी सहसपुर विधानसभा से नई शिक्षा नीति की तरफ कदम आगे बढ़ाकर सीएम ने संदेश पूरे देश और प्रदेश में दिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर में इन दिनों सोशल मीडिया पर सांड के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। गरुड़ बाजार में एक सांड स्कूटी सवार पर हमला कर दिया, जिससे स्कूटी सवार घायल हो गया। वह स्थानीय दुकानदारों ने सांड को भगाया। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भले ही 2 बार हो गया हो, बावजूद इसके 5 साल गुजरने पर भी कॉलेज का एक पत्थर भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये बात अलग है कि कॉलेज बनाने के लिए 76 करोड़ की धनराशि कब दी जा चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए।
बेहतर हेल्थ सर्विस के लिए पिथौरागढ़ दशकों से करा रहा है। बेस अस्पताल बनने और मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद कुछ उम्मीदें जगी थी, लेकिन अब ये भी दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। बेस अस्पताल बनने के बाद भी शुरू नहीं हो पा रहा, जबकि मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए सब कुछ होने के बाद भी एक ईंट लग नहीं पाई है। हालांकि कहने को पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का 2017 में सीएम हरीश रावत ने और इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। मैं चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज पे जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ किया जाए। उसका पैसा सीएमओ के खाते में पड़ा हुआ है, कार्यदायी संस्था एनपीसीसी चयनित की जा चुकी है और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया जा चुका है। फिर भी इसमें विलंब कैसा है, ये आम जनता की समझ में नहीं आ रहा है। चंडाग में करीब 25 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनना है। इसके लिए 455 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत धनराशि से 76 करोड़ रुपए सीएमओ को जारी भी हो गए और यही नहीं, 2 साल पहले ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की भी तैनाती की जा चुकी है। फिर भी नतीजा अभी तक सिफर रहा है। विभाग की माने तो 2 बार मेडिकल कॉलेज का टेंडर तकनीकी कारणों से निरस्त हो चुका है, लेकिन थर्ड टाइम टेंडर को मंजूरी मिल जाएगी। देखिए, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 2 बार टेंडर हुआ था और उस टेंडर में इश्यूज उनके आ गए थे। जो हमारी कार्यदायी संस्था है एनपीसीसी, जो भी टेंडर पहली बार में कोई नहीं आया था और दूसरी बार में जो आए थे उनके डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं थे, तो अभी वो तीसरी बार इसका टेंडर वो लगा रहे हैं। उनको हमने अनुमति वगैरह दे दी है। पहाड़ों में हेल्थ सिस्टम की खस्ता हाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर समय रहते मेडिकल संस्थान शुरू हो जाता तो लाखों की आबादी को सीधा फायदा पहुंचता और यही नहीं, पहाड़ों से हो रहे पलायन पर भी लगाम लगती। लेकिन लगता है नीति निर्माताओं को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। प्लास्टिक, ग्लास, प्लेट समेत 19 आइटम को बैन किया गया है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 100 रुपए से 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक के जिन सामानों पर बैन किया गया है उसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, पॉलिथीन, प्लास्टिक के झंडे, कैंडल स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री भी शामिल है और इसके साथ ही प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे भी बैन रहेगा। मिठाई के डिब्बों पर भी लपेटी जाने वाली प्लास्टिक की फिल्में भी प्रयोग में नहीं लाई जा सकेंगी। वहीं प्लास्टिक का इनविटेशन कार्ड जो है वो सिगरेट पैक और 100 माइक्रोवेव से कम मोटाई वाली प्लास्टिक पर भी बैन रहेगा। हरिद्वार में नगर निगम प्रशासन ने हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की केन और पॉलिथीन जब्त की है। अभियान के तहत ही 500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक जब्त की गई है और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। वहीं हरिद्वार में प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कई बड़े उद्योगों को चिन्हित भी कर लिया गया है और जल्द कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। क्योंकि केन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी एसएचजी के थ्रू केन का एक अल्टरनेटिव हम लोग बांस की बोतलें, ग्लास की बोतलें, जूट की बोतलें हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा उसके आने वाले 2-3 दिनों में उसका उद्घाटन किया जाना है। और अगर रही बात ये छोटे छोटे दुकानदारों के जो ये छापे पड़ रहे हैं या उनका फिर चार्जेस लग रहे हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि जहाँ कंपनीज ही बड़ी बड़ी वो ही सील हो जाएगी, बैन हो जाएगी। ना तो ये मैन्युफैक्चर होंगे, ना ये बनेंगे, ना वहाँ रिटेल होएंगी, ना लोगों के पास पहुँचेगा, ना पोल्यूशन होगा। उपभोक्ताओं पर जो लोड आ रहा है प्लास्टिक का, इन पे लगाना ठीक नहीं है। ये तो भाई बेचेंगे, इनको सामान किस में देना है, किस में देना है सामान? वो प्लास्टिक में ही देंगे। कैरी बैग या लिफाफे कागज वाले में तो देंगे नहीं कि फट जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऊधम सिंह नगर जिले में व्यापारियों को 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री और स्टॉक को हटाने की मोहलत दी थी, जिसके बाद अब टीमें छापे मारकर कार्रवाई कर रही हैं। दुकानदारों के साथ ही आम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्लास्टिक है ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और ये बंद होना चाहिए। और ये छोटे मोटे दुकानदारों से तो बंद हो ही रहा है, लेकिन सीधा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहाँ से ही बंद होना चाहिए। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक और ऐसी प्लास्टिक जो 100 माइक्रोन से कम थिकनेस की है उसको नहीं यूज़ करना है। इसमें चाहे वो प्लास्टिक बैग हो, चाहे वो कैरी बैग हो, चाहे वो कटलरी हो, चाहे वो अन्य सामान हो। और
इसमें ये खास बात है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे सेल करने वाला हो और चाहे यूज़र हो। गर्मियों का सीजन बीत चुका है और साथ ही मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राज्य के अलग अलग इलाकों में पानी की सप्लाई ना मिलना बड़ी मुसीबत है। जल संसाधन में चीफ जनरल मैनेजर नीलिमा गर्ग का कहना है कि सभी जिलों में पानी सप्लाई हो, इसके लिए फील्ड अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं जो जल संस्थान के जो अधिकारी लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रवार को नीलिमा गर्ग ने जल संस्थान के नए सीजीएम का चार्ज संभाला है। मेरा भी यही विजन है कि पानी सबको मिले और हम भरसक प्रयास करेंगे कि सबको पानी, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं, प्रॉपर क्वालिटी का और सफिशिएंट पानी। शुक्रवार को हरिद्वार में आयोजित संत समागम में संतों के सामाजिक योगदान पर चर्चा की गई है। संतों ने युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया है। इस मौके पर शिव स्वरूप महाराज को गुरु मंडल आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद गुरु राम राय के महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने कहा है कि युवा पीढ़ी को मानव जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के संदेशों का व पूजनीय संत महंतों की शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए और अच्छे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाया जा सके।